Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu, from Government College बावड़ी. हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे कुछ प्रश्नों से जो है अपना टॉपिक शुरू कर रहा हूँ. जैसा कि आपको विदित है कि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे हैं. तो बताइएगा, आपको दिखाई दे रहे मानचित्र में राजस्थान में कुल कितने भौतिक प्रदेश है? तो इसमें कुल 4 भौतिक प्रदेश. बताइए राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो इसका क्या उत्तर होगा भैया? यानी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश. बताइए राजस्थान के बीच में कौन सा भौतिक प्रदेश है जो कर्णवत दिशा में फैला हुआ है और जिसके समानांतर दक्षिण पश्चिम मानसून भी गुजरता है? तो ये हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश. अब आप ये बताइएगा कि वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो राज्य के लगभग 23.30% भूभाग में फैला हुआ है और समतल होने के साथ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है. तो इसका उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ पूर्वी मैदानी प्रदेश. अब बताइएगा कि राजस्थान का वो कौन सा भौतिक प्रदेश है जो लावा पठार से निर्मित है, साथ ही अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच एक ट्रांजिशनल बेल्ट यानी संक्रांति प्रदेश के रूप में फैला हुआ है. तो ये हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं. अब आप विद्यार्थी मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए. जब आप 4 भौतिक प्रदेश देख रहे हैं तो बताइएगा कि संरचना की दृष्टि से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के कौन से 2 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं? तो इसका उत्तर होगा कि भारत के ये जो चारों भौतिक प्रदेश 2 भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आते हैं. एक का उत्तर है उत्तर का विशाल मैदान और दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार. तो बताइएगा कि उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी प्रदेश. तो बताइएगा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से भौतिक प्रदेश आते हैं जो गोंडवाना के अवशेष कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश. अब बताइए राजस्थान में तेतीस सागर का अवशेष कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो देखिए राजस्थान में तेतीस सागर के जो अवशेष हैं वो एक नहीं 2 हैं. पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं और पूर्व का मैदानी प्रदेश भी हैं. बताइए ये जो आपको पिक्चर या फोटो नज़र आ रहा है वो कौन से भौतिक प्रदेश का है? तो ये फोटो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का. अब आप बताइएगा ये जो आपको दिखाई दे रहा है जो रेत का धोरा, इसे भौगोलिक भाषा में क्या बोलते हैं? बालू का स्तूप. बताइए ये कौन सा बालू का स्तूप है? इसका नाम होगा भाई, जैसे बरकान भी पड़ा, अनुप्रस्थ भी पड़ा, अनुदैर्ध्य भी पड़ा. ये कैसे हैं? जो हवा की दिशा के समानांतर चलने वाले हैं, अनुप्रस्थ हैं. अच्छा बताइएगा मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को कहा जाता है. ओके. अब आप ये बताइएगा कि आपको जो दिखाई देने वाला ये भौतिक प्रदेश कौन सा नज़र आता है? क्या भैया? ये भौतिक प्रदेश हैं अरावली पर्वतीय प्रदेश. ठीक है. तो बताइए राजस्थान का एकमात्र वलित प्राचीन पर्वत कौन सा है जो गोंडवाना का अवशेष है? जो प्राचीनतम भूखंड है राजस्थान में वो अरावली. वेरी गुड. अब आप एक काम कीजिएगा, ये बताइए कि अरावली जो कि पर्वत श्रेणियाँ या शिखरों को एक अवरोही क्रम में आप बताइएगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन तक आप बता सकते हैं क्या कि भी अरावली की पर्वत श्रेणियों का अवरोही क्रम? तो फर्स्ट कौन सा होगा अवरोही क्रम में? गुरु शिखर,
1722 मीटर सिरोही जिले में। 2 नंबर होगा शेर, 1597 मीटर सिरोही जिले में। तीसरा होगा देलवाड़ा, 1442 मीटर सिरोही जिले में। चौथा होगा जरगा, 1431 मीटर उदयपुर जिले में। पांचवा होगा अचलगढ़, 1380 मीटर सिरोही जिले में। छठा होगा कुंभलगढ़, 1224 मीटर राजसमंद जिले में। सातवां होगा रघुनाथगढ़, 1055 मीटर सीकर जिले में। उसके बाद ऋषिकेश होगा, 1017 मीटर सिरोही जिले में। उसके बाद होगा कमलनाथ, 1001 मीटर उदयपुर जिले में। तो इस तरह से बहुत सी जो पर्वत चोटियां हैं जिनको आपने अवरोही क्रम में जमाया है। तो आप बताइएगा राजस्थान की चौथी सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? तो उसका उत्तर होगा जरगा। वेरी गुड। अब आप ये बताइएगा कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है रघुनाथगढ़, 1055। अब आप बताइए मध्य अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तारागढ़। कितनी ऊंची है तारागढ़ की ऊंचाई बताइएगा। क्या भैया? तारागढ़ जो अजमेर ज़िले में है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो 873 मीटर की ऊंचाई में है। तो बताइए कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर किसे कहा है? तो माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर पर्वत को कहा है। अब आप बताइएगा आपको जो नज़र आ रहा है ये जो कौन सा भौतिक प्रदेश है? तो ये भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदानी प्रदेश, जो एक तरह से नवीन प्रदेश हैं और नदियों की जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। तो अब देखिए हम बात करते हैं पूर्वी मैदानी प्रदेश की। तो देखिए इस प्रदेश में राज्य का 23.30% भाग आता है और ये समतल होने के साथ साथ पूर्वी मैदान जलोढ़ मिट्टी से निर्मित हैं। ये मैदान पश्चिम से पूर्व 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित हैं और इस मैदानी भाग का ढाल पूर्व दिशा में होने के कारण यहाँ बहने वाली सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। किंतु केवल जो ना एक नदी जिसका नाम है माही, वो केवल जो खंबात की खाड़ी में ही अपना जल ले जाती है। अब देखिए जो पूर्व मैदान है ना, ये मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान और उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान, उत्तर में मालपुरा करौली का मैदान कहलाता है। और इसके उच्च जो भूभाग है ना, जो टीलेनुमा दिखाई देते हैं, उन्हें पिडमोंट मैदान भी कहा जाता है। अब देखिए ये पूर्व का जो मैदान है इसका धरातलीय स्वरूप एक जैसा नहीं है, इसलिए धरातलीय आधार पर इसे कुल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन से 3 भाग? बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्य माही बेसिन। अब देखिए बनास बेसिन की हम बात करते हैं। देखिए बनास बेसिन जो है ना, बनास और उसकी सहायक नदियों से निर्मित भाग है, इसलिए बनास कहलाया। बनास बेसिन जो है ना राजस्थान के मुख्यतः चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा टोंक जिलों में फैला हुआ है और ये प्रदेश जो ना नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी से बहुत ही उपजाऊ भाग है। देखिए इस पूर्वी मैदान का जो दूसरा जो भाग है वो चंबल बेसिन है। चंबल बेसिन है ना मुख्यतः कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में नहीं है या है? बताइएगा, क्योंकि हाड़ौती का पठार भी तो वहीं पर है ना। हाड़ौती के पठार भी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। तो बताइए चंबल बेसिन मुख्यतः कौन कौन से जिलों में फैला हुआ है? जहाँ पर बियड, गड्ढे, अवनाली का अपरदन, डांग की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो देखिए चंबल जो बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है और यहाँ की स्थलाकृति पठारों और पहाड़ों से निर्मित होने के कारण इसमें बियड, गर्ड की अधिकता है और चंबल के कटे फटे और उबड़ खाबड़ भूमि को डांग कहा जाता है। और डांग बताओ किसके लिए फेमस है? फेमस नहीं, ये तो कुख्यात है। किसके लिए में डांग? तो वहाँ स्थानीय डाकुओं का आश्रय स्थल बना हुआ। कौन से डाकू जो डांग से संबंधित हैं? एक दो के नाम बताएंगे आप? अरे भैया बहुत पहले जो है
फूलन देवी का नाम आपने सुना होगा, जगन गुर्जर का नाम सुना होगा। ये जो ना डांग क्षेत्र में रहते थे, क्योंकि ये उबड़ खाबड़ इलाका है, पुलिस की पहुंच से काफ़ी दूर हैं। अच्छा, अब देखिए तीसरी हम बात करते हैं मध्य माही बेसिन, जिससे पे छप्पन का बेसिन कहते हैं और इसे बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए ये जो बेसिन है जो माही और उसकी सहायक नदियों से निर्मित हैं और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग और उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में फैला हुआ है। ऐसी मान्यता है कि भाई प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भागों में 56 जो एक गांवों का समूह था, जहाँ से 56 नदी नाले मिलके 56 नाले मिलके कहाँ जाते थे, माई नदी में। इसीलिए इस भूभाग को 56 का मैदान भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये अपना पूर्वी मैदान हुआ। पूर्वी मैदान जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है और जो 23.3% भाग में फैला हुआ है। पूर्वी मैदान उपजाऊ भूभाग हैं, जनसंख्या का घनत्व अधिक है और वहाँ की मिट्टी भी कैसी है, उपजाऊ है। अब आप देखिएगा ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है बताइए। तो ये जो पिक्चर है ना वो धरातल से थोड़ी ऊंची भी है और ऊपर उठी हुई है और ऊपर से समतल भी है। अब तो बता दीजिए। हाँ भैया, तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की हैं, जिसे हम हाड़ौती का पठार और लावा पठार कहते हैं। तो इस क्षेत्र में राज्य का 7.3% भाग आता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित हैं, जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और जौलपुर के कुछ भागों में भी फैला हुआ है। यह संपूर्ण प्रदेश चंबल और उसकी सहायक काले सिंध, परवन और पार्वती नदियों द्वारा प्रवाहित है और इसका ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। देखिए ये पठारी भाग है ना, अरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच संक्रांति प्रदेश यानी कि ट्रांजिशनल बेल्ट्स संक्रमण के है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ के पठार भी शामिल हैं। अब देखिए इस हाड़ौती पठार को हम धरातलीय आधार पर कुल 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा भूमि। देखिए जो विंध्यन कगार भूमि है, जिसे हम दक्षिणी पूर्वी भाग में जो है ना, इसमें कौन से जिले आते हैं, तो मुख्यतः जो है धौलपुर और करौली जिलों में बनास और चंबल नदी के बीच स्थित ये बलुआ पत्थरों से निर्मित भूभाग जो उबड़ खाबड़ हैं, इसे विंध्यन कगार नाम दिया गया है। और अब देखिए इसी का दूसरा जो उपविभाग है वह दक्कन लावा भूमि जो उपजाऊ है ना, दक्कन लावा पठार भी कहते हैं इसको। इसका विस्तार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा के कुछ भागों में है। चंबल, काली सिंध और पार्वती आदि नदियों ने यह त्रिकोणात्मक कांपीय बेसिन का निर्माण किया। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती हैं। इसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है, यानी यह ज्वालामुखी से निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है। और राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश ग्रेट बाउंड्री फोल्ड्स ऑफ राजस्थान यहीं पर हैं दक्कन लावा पठार में, जो बूंदी और सवाई माधोपुर यानी बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। तो बताइए राजस्थान का मेन भ्रंश, महत्वपूर्ण भ्रंश कौन सा है, वो है ग्रेट बाउंड्री फोल्ड। इसका दूसरा नाम है वृहत सीमांत भ्रंश। तो बताइए कौन से भौतिक प्रदेश का भाग है, तो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार का। और ये भ्रंश कौन से जिलों में फैला हुआ है, तो बूंदी और सवाई माधोपुर जिलों की पहाड़ियों के सारे फैला हुआ है। अब देखिए मैं आपसे एक दो बात करता हूँ कि जब हम पठार पढ़ रहे हैं तो एक दो पठार राजस्थान में बड़े फेमस हैं। जैसे देखिएगा बड़ा पठार है मैसा का पठार, बताइए कहाँ है। देखिए जो मैसा का पठार है वो 620 मीटर की ऊंचाई वाला एक पठारी बाग है, जिस पर जो ना चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अरे वाह भाई वाह, चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पे, मैसा का पठार। और चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी पहाड़ी पे, चित्रकूट पहाड़ी पर, है ना, जिसकी आकृति कैसी है, मैसा। मैसा और बूटी आपने पढ़ा होगा ना, ज्वालामुखी से निर्मित जो ना इस्लाकृति है। तो मैसा क्या है, ज्वालामुखी से निर्मित एक टेबल नुमा इस्लाकृति। और ऐसा मैसा का पठार कहाँ है राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ में, जिस पर क्या स्थित है, चित्तौड़गढ़ का किला भी स्थित है। बताइए लासाड़िया का पठार कहाँ, अरे ये तो उदयपुर जिले में है, जैसलमेर जिले के उत्तर में है। वेरी गुड। अब आते ऊपरमाल का पठार कहाँ है, तो देखिए दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के दक्कन लावा पठार में भैंसरोडगढ़ से लेकर
बिजोलिया तक का पठारी भाग क्या कहलाता था? ऊपरमाल। भैंसरोडगढ़ कहाँ है भैया? चित्तौड़गढ़ जिले में। और बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो बताइए भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच के पठारी भाग को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो वो बोलते हैं इसको ऊपरमाल का पठार। बताइए नाकोड़ा पर्वत कहाँ है? तो ये बाड़मेर जिले में है। ओके। और कैसी पहाड़ियाँ हैं कि गोलाकार पहाड़ियाँ, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ और नाकोड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब आप एक बात बताइएगा कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ? तो ये कोटा और झालावाड़ में, झालावाड़ के बीच में स्थित हैं मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ। मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? सीकर जिले में साहब। तो हर्ष की पहाड़ियाँ ये भी सीकर में है। तो बताइए हर्षनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो कौन सी पहाड़ियों के मध्य में है? तो यह तो हर्ष की पहाड़ियों पे है। ओके। सुंडा की पहाड़ी कहाँ भाई? सुंडा, जहाँ भीनमाल के निकट की पहाड़ियाँ भी हैं, यानी ये सुंडा की पहाड़ियाँ जालोर जिले में हैं। कहाँ हैं? जालोर जिले। बताइए त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है जिसपे सोनार किला है? तो ये जैसलमेर जिले में। और चिड़िया टोंक पहाड़ी कहाँ है जिसपे मेहरानगढ़ का किला है? तो मेहरानगढ़ तो कहाँ होगा? जोधपुर में। इसका मतलब चिड़िया टोंक की पहाड़ी जोधपुर में है। अच्छा, उदयपुर का उत्तरी पश्चिमी जो पर्वतीय भाग है जिस पर जरगा पर्वत है उसे क्या बोलते हैं? मगरा। क्या कहते हैं? अच्छा, मालानी पर्वत श्रृंखला कहाँ है भैया? तो ये बाड़मेर में, मुख्यतः जालोर और जो है ना बालोतरा के बीच में है। और सिरोही में अरावली की पहाड़ियों का जो उबड़ खाबड़ जो है पहाड़ियाँ हैं उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर। ये आपसे मैं पूछ चुका हूँ, वापस बोलिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? जो सिरोही जिले में उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। और लासाड़े का पठार कहाँ है? उदयपुर में। मैसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। देशरो कहाँ है? बताए ना, जो रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच में है। जिला बताइएगा। उदयपुर में है। कौन से जिले में है ये? उदयपुर में है। बताइए राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? शेर। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही जिले में है, जहाँ राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है। तो अब बताइएगा, हमने राजस्थान को भौतिक दृष्टि से या धरातलीय दृष्टि से या भू आकृतिक दृष्टि से कुल कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4। तो इसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में बांटा था हमने वापस? तो इसको भी हमने 2 भागों में बांटा था, शुष्क और अर्धशुष्क। तो इस कितने परसेंट भाग में फैला हुआ मरुस्थलीय? 61.11। जहाँ राज्य कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40। तो राजस्थान का जो है ना वैसा अत्यधिक जो विषम जलवायु वाला और रेतीली बलुई मिट्टी वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? तो वो होगा मरुस्थलीय प्रदेश। और ये भी बताइए विश्व का सर्वाधिक आबादी और जनघनत्व वाला मरुस्थल कहाँ है? भारत में। कौन सा? थार मरुस्थल। अच्छा, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? यही थार मरुस्थल है। ओके। अब बताइएगा कि राजस्थान का है ना लगभग जो 23.3% भूभाग में फैला हुआ है वो कौन सा भौतिक प्रदेश है? वो तो पूर्वी मैदानी भाग होगा। ओके। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ जो है भौतिक प्रदेश कौन सा है जहाँ पर लगभग 40% के आसपास जनसंख्या निवास करती है? तो वो भी पूर्वी मैदानी भाग ही होगा। ओके। ऐसा कौन सा जो पर्वतमाला है जो गुजरात से होते हुए, राजस्थान होते हुए हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है? तो वो तो भाई अरावली पर्वतमाला ही है। ओके। तो बताइएगा राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला के जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा अरावली का विस्तार कहाँ है? तो वो उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। बताइएगा राजस्थान में ऐसा कौन सा भौतिक प्रदेश है जो मध्य प्रदेश के मालवा के पठार का हिस्सा है? वो दक्षिणी पूर्वी पठार ही है जिसको हम हाड़ौती का पठार राजस्थान में कहते हैं। ओके। तो इस तरह से ये हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश का टॉपिक हुआ। धन्यवाद स्टूडेंट्स।